हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं द गुप्ता एज या फिर हम गुप्त वंश भी इसको कह सकते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में ये डिस्कस कर लिया था कि भाई कैसे गुप्ता एम्पायर का ओरिजिन होता है, कैसे ये इवॉल्व होता है, कैसे ये सारे जितने भी रूलर्स थे स्टार्टिंग में ये फ्यूडेटरीज हुआ करते थे कुषाण एम्पायर के राजाओं के अंडर। और धीरे धीरे जब कुषाण एम्पायर काफी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो चुका था, काफी अटैक्स फॉरेन इन्वेजन होने शुरू हो चुके थे, तब जो है धीरे धीरे करके ये बिल्कुल डिक्लाइन कर चुके थे और अल्टीमेटली जो गुप्ता एम्पायर है उसका एक नींव रखी जा चुकी थी। और हम कहते हैं जैसे कि चंद्रगुप्त वन जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ट्रू रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ओके, तो वी नो दैट कि हमने चंद्रगुप्त वन के बारे में पढ़ा था, हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, चंद्रगुप्त 2 के बारे में देखा था। तो ये सब चीजें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कैसे अलग अलग चीजें मिली हैं, ट्रेड हुआ है या फिर सोने के सिक्के मिले हैं, ज्यादा प्रचलन में है या नहीं है। तो ये सब चीजें हमको आइडिया अब है। अब हमें इसका करना है अब पार्ट 2, जिसमें बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो है हमारी रिगार्डिंग दी that why Gupta Empire was known to be as the classical age, the golden age, because the art, architecture, sculptures, temples, paintings, जितनी भी सारी चीजें थी वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी इस टाइम पे। चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसका भी काफी ज्यादा हम लोगों ने एवोल्यूशन देखा था इस पूरे एम्पायर के टाइम पे। ओके, सो वी हैव टू डिस्कस दैट। सो व्हाई इट इज कॉल्ड द क्लासिकल एज, ये हमारे को इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके रिलीजन वाइज बात करेंगे तो दे वर द बिगेस्ट फॉलोअर ऑफ विष्णु, ये आपने ध्यान रखना है। जितने भी लीडर्स इनके हुए, जितने भी रूलर्स इनके हुए, वो सब विष्णु के या फिर विष्णु के अवतारों में मानते थे। तो जो सोने के सिक्के हैं उन पे भी जो है काफी ज्यादा फोटोज विष्णु जी की या उनके अवतारों की मिलेगी आपको। ओके, सो दैट इज टू बी इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ हिंदुइज्म को मान रहे हैं और जो पैटर्निज्म है वो सिर्फ हिंदुइज्म को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पर बुद्धिज्म, जैनिज्म भी ग्रो कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर एक नालंदा यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी यहाँ पे, जहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, चीजों को सीखने के लिए सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि चाइना, साउथ कोरिया, जापान, यहाँ से भी लोग आते थे। तो इतने बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी जो है तब बनाई गई थी। तो दिस इज योर कॉल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। अभी भी इसके थोड़े बहुत रिमेन्स जो है हमारे पास हैं। सो इट वॉज बिल्ट by Kumargupta. He was the son of Chandragupta II in 5th century CE. आपको पता हो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई है, तक्षशिला किसने बनाई है, या सो ऑन। तो यूनिवर्सिटीज जो बनाता है उसके लिए काफी ज्यादा जो चीजें हैं अपने को पता होनी चाहिए। अब अगर आप देखेंगे इसमें दैट इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ पे लोग रहते भी थे, पढ़ते भी थे, चीजों को सीखते भी थे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जहां पर अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स के बैठने की, पढ़ने की और रहने की जगह शामिल थी। तो 12,000 लोग एक टाइम पर रह रहे हैं। तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज इन होल वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट थी जो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, तो आपको हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि भाई कैसे एक सपोर्ट है लिटरेचर को फ्रॉम गुप्ता एम्पायर के डिफरेंट रूलर्स। एक हमारे पास ये पता लग गया हमें। दूसरा, अब हमने ये भी देख लिया था कल कि इतना सब कुछ ये कर कैसे पा रहे हैं, हाउ दे आर फ्लरिशिंग टू मच इन ट्रेड एंड इन आर्किटेक्चर, इन टेम्पल बिल्डिंग, कैसे कर पा रहे हैं। बिकॉज दिस एरिया एंड दिस एम्पायर वॉज पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्टेबल। जब आप इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं, जब आप पॉलिटिकली स्टेबल होते हैं, तभी जो है आपका ध्यान इन सब चीजों की तरफ जा पाता है, अदरवाइज कहाँ जा पाता है। फिर तो आप इन्वेजन्स को रोकने में ही रह जाते हैं। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ये सब भी था साथ में। लेकिन इसलिए काफी ज्यादा यहाँ पर आपका लिटरेचर का भी फ्लरिशमेंट आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स में अगर आप इसमें लिखेंगे तो जैसे बहुत सारे कालिदास के लिखे हुए बहुत सारी कविताएं हैं, है ना, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है या फिर मेघदूतम है। तो मतलब बहुत सारी चीजें कालिदास ने लिखी यहाँ पे। और अगर आप देखो चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर नवरत्न का कॉन्सेप्ट आया था, दैट उनके कोर्ट में ना 9 रत्न, मतलब 9 ऐसे लोग थे जो अलग अलग फील्ड में अपने माहिर थे, जिनमें से कालिदास भी एक थे जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है ना। तो यही सारी चीजें। इसके अलावा यहाँ पर पंचतंत्र की कहानियां सुनी हुई है आप लोगों ने, जैसे कि एनिमल स्टोरीज हैं वो, लेकिन एनिमल स्टोरीज के थ्रू ना वो बताते हैं कि भाई कैसे मॉरल एक्शन करना है या फिर कहाँ पर झूठ नहीं बोलना है, कहाँ पर झूठ बोलना है। ये सारी बातें उन कहानियों में बताई गई हैं। सो दोज कहानियां वर ऑल्सो रिटन बाय विष्णु शर्मा ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर।
तो चीजें बोली बहुत गई होंगी, पहले ओरल ट्रेडिशन चलता ही था इंडिया में, बट चीजों का कोडिफिकेशन और रिटन जो है वो बहुत जरूरी है। तो वो सब जो है गुप्ता एम्पायर के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको काफी सारे पुराणों की कोडिफिकेशन देखने को मिलेगी, काफी सारे और जो लिटरेचर हैं जो हमारे हिंदुइज्म के पुराने हैं तो उनका कंपाइलेशन भी आपको यहीं पर ही देखने को मिलेगा। तो गुप्ता एम्पायर के टाइम पर काफी सारी जो बुक्स हैं वो लिखी गई थी। अगर आप साइंस की बात करोगे तो आर्यभट्ट और वराहमिर काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। यहाँ पे हम देखेंगे उनके बारे में उन्होंने क्या क्या किया है, कि उन्होंने आर्यभट्ट ने 0 दी है या नहीं दी है, कौन बताएगा ये, तो उसका क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग आज देखेंगे। अब जो मेटलर्जी भी हमने कल देखी थी कि भाई 1600 साल पुराना पिलर है आयरन का, बट फिर भी उसके ऊपर जंग नहीं लगा है, वो बिल्कुल ओपन में है, सर्दी हवा बारिश गर्मी सब कुछ लगता है उस पिलर पे, लेकिन उसकी जो पॉलिश है वो अभी तक नहीं गई है और उसके ऊपर जंग नहीं लगा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो वो भी हम लोगों ने देखा था। जहां पर चंद्र रूलर की बात चल रही थी तो चंद्रगुप्त 2 थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, ये हम बार बार कह रहे हैं आपको, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त 2 ने भी काफी पोएट्स आर्टिस्ट को मतलब हाँ रखा, तो ऑब्वियसली वी टॉक्ड अबाउट नवरत्न, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके अलावा अगर आप आर्यभट्ट की बात करोगे, आर्यभट्ट ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टीय, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने और क्या क्या किया, इन्होंने फॉर्मूलाज दिए। फॉर्मूलाज किस चीज के दिए कि भाई सन मून और जो अदर प्लैनेट्स हैं वो किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, या जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे कैसे स्पिन करती है, जो है अर्थ को सन का चक्कर लगाने में कितना टाइम लग जाता है, सन को अपनी एक्सिस पे स्पिन करने में कितना टाइम लग जाता है। तो अराउंड 24 आवर्स वहां से आ गए हमारे पास कि अर्थ में डे और नाइट इस वजह से हो रहे हैं, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। बट अर्थ जो है वो रिवॉल्व भी कर रही है अराउंड द सन, एंड द प्रॉपर फॉर्मूला वाज गिवन दैट इट इज टेकिंग 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। ये जो टाइम दिया गया था वो आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था कि अर्थ को रिवॉल्व करने में इतना टाइम लगता है। सो ये कैसे पता लगा, कुछ टाइम पे सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी, कुछ बढ़िया इक्विपमेंट्स नहीं थे, बट फिर भी ही गॉट टू नो अबाउट दोज थिंग्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुई यहाँ पे। इसके अलावा उन्होंने साइज ऑफ अर्थ के बारे में भी बढ़िया एस्टिमेट लगाया, और इसी वजह से वो पता लगा पाए कि भाई क्यों चंद्र ग्रहण लगता है, क्यों सूर्य ग्रहण लगता है, वाई सोलर एंड लूनर इक्लिप्सेस आर एग्जिस्टिंग। ये सब चीजें जो है बताई, आर्यभट्ट ने बताई, आर्यभट्ट ये बुक उन्होंने लिखी। और अगर जीरो का ना जैसे कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि भाई जैसे 1 2 3 तो चलो ठीक है, बट अगर कुछ भी ना हो तो क्या बोलेंगे उसको। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वाज गिवन बाय आर्यभट्ट, बट द जीरो एज अ सिंबल दिस वाज नॉट गिवन बाय आर्यभट्ट, इट वाज गिवन बाय ब्रह्मगुप्त इन 7th सेंचुरी सीई के आसपास, बट द कॉन्सेप्ट वाज देयर, है ना। तो ये लिखना कैसे है ये इन्होंने बता दिया था ब्रह्मगुप्त ने। इसके अलावा आर्यभट्ट ने, अगर हम बात करें जैसे वराहमिहिर की हम बात करेंगे आगे आर्यभट्ट जी के बाद, तो वराहमिहिर भी एक जो मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजर थे। यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे ना वो ऐसा नहीं थे कि भी इनकी क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत पीएचडी है या कुछ और है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सभी जो रूल्स और लॉज है ये दिया करते थे, ठीक है। और जो वराहमिहिर है उन्होंने एक बुक लिखी है बृहद संहिता, ये इंपॉर्टेंट है, जहां पर एस्ट्रोनॉमी से लेकर एस्ट्रोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग से लेकर अपना जो है आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, इवन फार्मिंग, इन सब के बारे में बताया कि भाई किस एरिया में फार्मिंग होनी चाहिए, किस एरिया में फार्मिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ ऑल दी क्लाइमेटिक इवेंट्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वो सब चीजें जो है बृहद संहिता में लिखी हुई है बाय वराहमिहिर। बुक्स के नाम ध्यान रखने, इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूशन दिया उसके बारे में ध्यान रखना है। चलिए इसके आगे हम लोग चलेंगे। कालिदास, कालिदास भी जो है वन ऑफ द नॉन नवरत्न थे इन चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में। अब इनके अलावा जो है इन्होंने मतलब मेघदूतम लिखी, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। हम करेंगे डिटेल में आगे जब हमने सिर्फ कालिदास को ही पढ़ना पूरे लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए बस आपको आइडिया हो कि भाई काफी अच्छी बुक्स, काफी सारी जो पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। इनमें से एक बढ़िया जो कंपोजिशन है वो ये है मेघदूतम, द क्लाउड मैसेंजर, जिसमें एक स्टोरी है यक्ष की जिसको अपने घर जाने से मना कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो संदेश है वो कैसे भेजा जाता है बाय द क्लाउड्स अपने प्यारे जनों को। तो वो जो है उस पूरी बुक में दिखाया गया है, पूरे जो पोएम है उसमें दिखाया गया है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्क्राइब कि भाई पूरी पोएम में ना इंडिया के डिफरेंट लैंडस्केप्स, वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया, और किस तरीके से वो जो है क्लाउड उनके प्रियजन के पास पहुंचता है। तो ये सारा जो इमेजिनेशन है वो काफी अच्छे लेवल पर निभाया गया था बाय कालिदास। सो पोएम्स हो गई, लिटरेचर हो गया, टेक्स्ट हो गए, बुक्स हो गई, साइंटिस्ट्स हो गए,
इनोवेशंस हो गई, काफी सब चीजें जो है गुप्ता एम्पायर के टाइम पर आई यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द गोल्डन एज और द क्लासिकल एज ऑफ ऑल द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, अब इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो और सारी बुक्स भी जो है यहाँ पे लिखी गई थी। अब जो आयुर्वेद है वो आया गुप्ता एम्पायर के टाइम पे नहीं है, बट द नॉलेज ऑफ आयुर्वेद वाज कोडिफाइड इन दिस आयुर्वेद बुक। एक बुक में लिख दिया गया था कि भाई बॉडी किस तरीके से काम करती है, कौन सी डिजीजेज होती हैं, कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, कैसे बॉडी का बैलेंस बना के रखना है सो दैट ऑल द डिजीजेज आर ऑलरेडी गॉन। तो वो सब जो बातें हैं वो आपको इस आयुर्वेद में दिखेंगी। और इसके अलावा आपको ये चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये हमने देखा था, जैसे चरक, सुश्रुत, ये तो इनके द्वारा जो भी चीजें बताई गई थी ये सब एक बुक्स में भी लिख दी गई थी। एंड अल्टीमेटली गुप्ता एम्पायर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज कोडिफिकेशंस बिकॉज इट प्रोवाइडेड सपोर्ट, इट प्रोवाइडेड पैट्रोनाज टू ऑल दीज थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई द कंपोजिशंस वर कंपाइल्ड इन दिस एम्पायर टाइम। ओके, एंड इसके आगे हम देखेंगे जैसे अब द क्वेस्ट ऑफ ब्यूटी है ये, लेकिन इसमें हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पेंटिंग्स की, हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर की। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई बहुत सारे जो आर्ट सेंटर्स हैं वो उभर कर सामने आए थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, कि भाई इस एरिया में जो है पर्टिकुलरली आर्ट की पढ़ाई की जाती है, या फिर आर्ट जो है काफी अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे डिफरेंट सेंटर्स आए, जैसे सारनाथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारनाथ जहां पर फर्स्ट उपदेश दिया था बुद्ध ने अपना। सो इट वाज नोन फॉर इट्स एक्जिक्विजिट स्कल्पचर ऑफ द बुद्धा। यहाँ पर ना एक बुद्ध का स्कल्पचर है जिसमें वो धर्म चक्र परिवर्तन आसन में बैठे हैं, जहां पर जो बोधि ट्री के नीचे वो अपना उपदेश दे रहे हैं। तो वो जो है वो बना हुआ हल्का सा ना चुनार सैंडस्टोन से। चुनार सैंडस्टोन ना हल्का सा पेलिश और मतलब क्रीमिश सा सैंडस्टोन होता है। तो आपको जैसे ऐसे इमेजिन करना है कि बुद्ध जो है वो बैठे हुए हैं, प्रॉपर ऐसे आंख बंद करके उपदेश दे रहे हैं, और बिल्कुल जो क्रीमिश और येलोइश सा जो स्ट्रक्चर है वो आपको पूरे मूर्ति का दिखेगा। तो दैट इज वेरी फेमस, है ना। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अजंता केव जो आज महाराष्ट्र में है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुप्ता एम्पायर के टाइम की। अब जैसे अजंता केव्स ना स्टार्टिंग में सातवाहनों ने शुरू करी थी बुद्धिस्ट अपने मॉन्क्स के लिए, उनके लिए चैत्य बनवाए, उनकी पूजा का स्थान बनवाया, विहार उनके रहने के लिए बनवाए। सातवाहनों का फर्स्ट फेज था अजंता केव्स का, बट उसमें जो पेंटिंग्स हैं, जो सिस्टम और बढ़िया तरीके से स्कल्पचर्स के दिखाए गए हैं वो ऐड किए गए थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। ठीक है, अब जो ये महाराष्ट्र वाला एरिया वो गुप्ता एम्पायर तो नहीं था, वहां था आपका वकाटक एम्पायर। तो दे वर ऑल्सो द काइंड ऑफ अलाइज एंड फ्रेंड्स एंड मित्र ऑफ गुप्ता। तो इसीलिए मतलब उनका पेट्रोनाज था, बट क्योंकि वो उनके साथ अलाइज में थे तो काफी जो सपोर्ट है वो गुप्ता एम्पायर की तरफ से भी मिला था। तो जो टाइम पीरियड था अजंता केव्स के प्रॉपर बनने का विद ब्यूटीफुल म्यूरल पेंटिंग्स, वो गुप्ता एम्पायर का टाइम था। अगर आप अजंता केव्स की बात करोगे तो ये टोटल 30 केव्स हैं। पूरा जो वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है वहां पर जो अजंता हिल्स हैं वहां पर ये 30 की 30 केव्स कार्व आउट की गई हैं। और ये सारी जो केव्स हैं ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए हैं। कहीं पर चैत्य हैं, कहीं पर विहार हैं, बट ये किसी और रिलीजन को नहीं डेडिकेट की गई हैं। ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग। टोटल 30 केव्स हैं। एंड यस, द पेंटिंग्स एंड म्यूरल्स वर एडेड इन द 5th and 6th century CE। बस हल्का सा ये ध्यान रखना है। जैसे इसमें एक फोटो भी दी हुई है अजंता केव्स की, उसको भी हम देखेंगे एक बार। देखो ये है अजंता केव्स में ना एक चैत्य है ये, विच इज जैसे यहाँ पर काफी सारे पिलर्स बने हुए हैं, बीच में जो स्तूप है वो बना हुआ है। तो ये पूजा हॉल है एक तरीके से। इसके अलावा ये अजंता केव्स में ही ना एक बोधिसत्व पद्म पानी के नाम से पेंटिंग बड़ी फेमस है यहाँ पे। पद्म पानी मतलब बेसिकली है कि जहाँ पे ना बुद्ध को ऐसे बहुत काम, कंपैशनेट ऐसे एक्सप्रेशन देते हुए दिखाया गया है, दैट एवरीथिंग विल बी ओके एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी ओके, सो डोंट टेक स्ट्रेस। तो ये हम इंटरप्रेट करते हैं उस पेंटिंग से, कहीं लिखा नहीं हुआ ऐसा, बट इट इज द ओन इंटरप्रिटेशन। तो ये जो है प्रॉपर पूरी पेंटिंग ये काफी फेमस है। कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें यूपीएससी में, है ना। तो जैसे हमने बुद्ध को पद्म पानी, वज्र पानी, ये सब फॉर्म्स में शो किया हुआ है इन सारे पेंटिंग्स में। तो ये हैं सारे के सारे। ये तो आपकी जो है ये आपकी उदयगिरी केव्स हैं जो ये अपने महाराष्ट्र वाले एरिया में है। जो आपको याद होगा हमने जब खारवेल किंग किया था तो उस टाइम पर ये वाली जो सारी केव्स हैं ये दी गई थी टू जैन मॉन्क्स, है ना। तो वो सब चलिए, तो अजंता केव्स यहाँ पर बनी बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे जो है काफी ज्यादा आपको ना मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। गुप्ता एम्पायर वाज द फर्स्ट टाइम जहां पर ना भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था।
भक्ति मूवमेंट मतलब ना ऐसे भगवान को याद करना, भजन कीर्तन, उनके लिए गाने लिखना, उनको मतलब अपना संदेश पहुंचाना, ये सब कुछ जो है काफी ज्यादा यहाँ पर प्रोलिफरेट हो रहा था उस टाइम पे। तो मूर्ति पूजा भी काफी ज्यादा थी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, क्योंकि भक्ति मूवमेंट चल रहा है। तो ये सब भी था उस टाइम पे। तो टेम्पल आर्किटेक्चर भी जो है, नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे आगे, तो वो वाला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी इस टाइम पर काफी ज्यादा जो है ग्रो कर रहा था। बड़े बड़े टेम्पल्स बन रहे थे। तो जो टेम्पल्स में अगर आप देखेंगे, सो दिस इज दी टेम्पल, उत्तर प्रदेश में देवगढ़ में दशावतार टेम्पल है। जो ये आप देख रहे हैं ना, जस्ट शिखर पहले से मतलब बड़ा हुआ करता था, अब जो है क्योंकि मतलब कोई इतना ध्यान नहीं दिया इस टेम्पल के ऊपर, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ शिखर मेकिंग इन नॉर्थ इंडिया। शिखर टेम्पल इस टाइम पर बनने शुरू हुए। एंड दिस इज योर पंचायतन स्टाइल। पंचायतन स्टाइल का मतलब होता है कि भाई ना, जो मेन मंदिर है वो तो बिल्कुल बीच में है, और 4 अलग अलग ना इसके आसपास सब्सिडरी गॉड्स के मंदिर हैं। सो दैट इज कॉल्ड पंचायतन। टोटल 5 गॉड्स, एक मेन गॉड और 5 सब्सिडरी गॉड्स। इस देवगढ़ मंदिर में आपको ये फोटो स्कल्पचर मिल जाएगा, दशावतार टेम्पल बेसिकली इसको हम बोलते हैं। देवगढ़ मंदिर कह लो, दशावतार मंदिर कर लो, मर्जी है तुम्हारी, एक ही चीज है। दशावतार टेम्पल में ये मतलब दिखाया गया है कि कैसे जो विष्णु भगवान है वो अपना शेषशाही पे लेटे हुए हैं। ये मतलब आपको वो ऐसे वो शेषनाग दिखेंगे, ठीक है। तो मतलब ये पेंटिंग बहुत अच्छी, मतलब स्कल्पचर जो है काफी बढ़िया बनाया गया है दिखाने के लिए दैट हाउ टू काइंड ऑफ मतलब भक्ति किस तरीके से करनी है ना, मतलब एक जरिया दे दिया गया है दैट हाउ यू कैन मेडिटेट योर सेल्फ। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल कि टेम्पल आर्किटेक्चर भी यहाँ पर काफी फ्लरिश हुआ। तो ट्रेड यहाँ पर है, लिटरेचर यहाँ पर है, साइंस यहाँ पर है, रिलीजन यहाँ पर है, टेम्पल यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है। बट फिर भी धीरे धीरे करके 6th सेंचुरी सीई के लास्ट तक आते आते गुप्ता एम्पायर वॉज डिक्लाइंड। And the main reason for the decline is the Hun invasion from Central Asia. पहले ही बहुत सारे एरियाज को ये तबाह कर चुके थे, अब अल्टीमेटली जो है अब काफी सारा एरिया जो गुप्ता का वो इनके पास आ चुका था। इसीलिए धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर अब खत्म होता चला जा रहा था। इसके बाद बहुत ज्यादा एफिशिएंट रूलर्स भी नहीं आ रहे थे, जैसे चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, ये सब थे। हमने पढ़ा था प्रयाग प्रशस्ति की समुद्रगुप्त ने कितना ज्यादा एरिया अक्वायर किया है अपने टेरिटरी के अंडर, तो वो सब हमने देखा। बट उसके आगे आगे बहुत एफिशिएंट रूलर्स नहीं हुए, ऑलरेडी इन्वेजन चल रहा है, काफी टेरिटरीज जो है वो ऑलरेडी लेके जा चुके हैं वो लोग, तो इसीलिए धीरे धीरे द होल एम्पायर वाज डिक्लाइंड। ओके, तो दिस इज द केस। नेक्स्ट अगर हम साउथ में चलते हैं, हमने 3 किंगडम्स किए थे। ऊपर आपका गुप्ता एम्पायर था, यहाँ पर वकाटक किंगडम था, यहाँ पर आपके पल्लवास थे, और आसाम वाले एरिया में कामरूप डायनेस्टी थी। तो अगर आप पल्लवास की बात करोगे तो पल्लवास भी जो है इस टाइम पर काफी प्रॉस्पर कर रहे हैं। इट इज कंसिडर्ड कि भी जो पल्लवास थे वो सातवाहनों के टाइम पर आए थे, एंड अल्टीमेटली जैसे उनका डिक्लाइन हुआ वैसे ही काफी ज्यादा पावर में आ गए थे। सो आफ्टर दैट मतलब 3rd सेंचुरी सीई के आसपास जो है पल्लव एम्पायर आया था, एंड 3rd सेंचुरी सीई के आसपास से लेकर 8th या 9th सेंचुरी सीई तक इनका रूल रहा था। काफी अटैक्स हुए चालुक्यंस के द्वारा, राष्ट्रकूट्स के द्वारा, अल्टीमेटली चोलाज ने इनको हरा दिया। तो मतलब ये है कहने का, हम जब पल्लव्स करेंगे तो काफी सब चीजें हमने डिस्कस करनी है। बट अभी के लिए बस ध्यान रखना कि इस पूरे तमिलनाडु वाले एरिया में, हल्का सा आंध्र प्रदेश वाले एरिया में आपको ये मिल जाएंगे जिन्होंने अराउंड 600-700 साल तक राज किया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये भी शिवा के डिवोटीज हैं, इन्होंने भी काफी सारे मंदिर बनवाए। इनकी हमने कैपिटल भी देखी थी, कांचीपुरम, द लैंड ऑफ द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स, है ना, मतलब उस टाइम, अभी तो तमिलनाडु में है वो सिटी। तो काफी सारे जो पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने घटिकास भी बनवाए थे। घटिका बेसिकली जैसे आज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं होते, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, IOEM जिसको बोलते हैं, तो वैसे ही उस टाइम पर ना बहुत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हुआ करते थे जहां पे लोग पढ़ाई करते थे, चीजों के बारे में सीखते थे। सो घटिकास भी बनाए गए थे ड्यूरिंग दी सातवाहनास, और धीरे धीरे करके पल्लव्स ने भी इसको कंटिन्यू किया था। एंड अल्टीमेटली बहुत सारे लोग थे जो बहुत सारी चीजों को सीखते थे इन सभी सेंटर्स पे। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है पल्लवों के बारे में। और पल्लव्स हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को फेमस करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। सो जैसे गुप्ता एम्पायर के टाइम पर नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आया था, वैसे ही वैसे ही यहां पर आया था आपका द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे वहां पर शिखर था, यहाँ पर जो है विमान बोल देते हैं बस उसे। वहां पे छोटा से मतलब आप कह रहे हो प्लेटफॉर्म पे मंदिर बनते हैं नगर में, यहाँ प्लेटफॉर्म पे नहीं बनते थे, बिना नींव के बन जाते थे। बल्कि यहाँ पे टेम्पल में एंटर करने से पहले बहुत बड़े बड़े गेट्स बनाए जाते थे, बहुत ऐसे लंबा रास्ता था, कॉरिडोर था, तब जाके मेन मंदिर था।
तो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ नहीं था। वो हम करेंगे जब डिस्कस हम डिटेल में करेंगे कि कैसे कैसे नए स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आए, उनमें क्या वेरिएशंस आई, किस डायनेस्टी ने क्या अपना चीज ऐड कर दिया, तो वो सारी चीजें हमने देखनी है। बट यस, यू शुड रिमेंबर दैट नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज फ्लरिश्ड ड्यूरिंग Gupta Empire and Dravidian style of architecture was flourished during the Pallav Empire. ओके, सो अब अगर हम बात करें कामरूप किंगडम की, जो उस टाइम पर आसाम वाले एरिया में था, सो वर्मान डायनेस्टी थी वहां पे, और ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास ये सारी चीजें थी। अब इसमें ना आसाम वाली जो वैली है उसको प्रगज्योतिष भी कहते हैं, जैसा रामायण महाभारत में लिखा हुआ है इसका नाम, है ना, जैसे आसाम वाले एरिया को ये लिखा हुआ है। यहाँ पे ना जो रामायण महाभारत में तो जिक्र है इनका, इसमें ना एक भागदत्त किंग है, इनको दिखाया गया है कि भाई जो उनका नाम है भागदत्त प्रगज्योतिष में, कि ये ना कौरवों की तरफ से लड़े थे। तो कहीं ना कहीं ये हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है कि भाई ये जो हैं ये इंसेस्टर्स हैं पूरे उस टाइम पे कौरव्स के। तो कहीं ना कहीं अपने को ये पता लगेगा कि भाई ये जो है एरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी देखा गया है कि जो ये पल्लव और कामरूप डायनेस्टी वाले जो चीजें थी ना, मतलब जो सारे एरियाज थे, वो प्रयाग प्रशस्ति में मेंशन्ड थे, क्योंकि समुद्रगुप्त ने यहाँ पर आके भी अपना जो है रूल इस्टेब्लिश किया था, बट इनको अपने अंडर नहीं लेकर आया, बट इनको जो है इनके जो शासक हैं उनके ऊपर ही छोड़ दिया था। बट हाँ, ये है कि सदर्न कैंपेन्स दिखाए हुए हैं, जैसे समुद्रगुप्त ने डिफीट किया था पल्लव रूलर को, बट यस, ही डिड नॉट टेक ओवर हिज रेन एंड ही लेट द लोकल किंग्स इंक्लूडिंग द पल्लवास कीप देयर थ्रोन्स। समुद्रगुप्त ने कामरूप डायनेस्टी के राजा को भी हराया था, बट अगेन ही डिड नॉट टेक कंट्रोल डायरेक्टली ऑफ दिस एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर जो है काफी फेमस था हर एक चीज में, ट्रेड वाइज कह लो या पावर वाइज कह लो, या फिर आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, टेम्पल, भक्ति, कुछ भी आप अगर आप देखोगे तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द गोल्डन एज एंड द क्लासिकल एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। ओके, तो हल्का सा आपको आइडिया हो कि भाई कैसे कैसे क्या केव्स बनी हैं, किसने बनवाई है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, कौन सा क्या रॉकट आर्किटेक्चर है, द्रविडियन है या नगर है, ये सब चीजें जो है अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी गुप्ता आर्ट ही दिखी हुई है सारी की सारी। ये जो है शिवलिंग है एक तरीके से, जिसमें शिव जी को भी बनाया हुआ है। ये गंगा और यमुना जी जो है उनको प्रदर्शित करता है। जो गंगा है वो अपने वाहन मगरमच्छ पे खड़ी हैं, और जो यमुना है वो टॉर्टोइस पे खड़ी हैं, कछुए पे खड़ी हैं, उनके ऊपर से पानी बह रहा है। तो इट इज शोइंग दैट गंगा एंड यमुना वर काइंड ऑफ गॉडेसेस, जो उस टाइम पर हम पूजा करते थे जिनकी, है ना, आज भी करते हैं हम लोग ऑब्वियसली। बट यस, गुप्ता एम्पायर इस तरीके से आया, इस तरीके से डिक्लाइन कर गया, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस गुप्ता एम्पायर। अब यहाँ पे ना हल्का सा जो हमारा एंशिएंट इंडिया है वो खत्म होता है। एंशिएंट इंडिया का मतलब ये है कि भाई ना बहुत पुराने जो राजा थे उनका टाइम अब जा चुका है। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ 7th क्लास के ही डिफरेंट एनसीईआरटी का। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी अगर आपको परेशानी है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, अगर आप और जानना चाहते हैं कि भी और कोर्सेज में हम कैसे एनरोल हो सकते हैं, तैयारी अगर आपने यूपीएससी की डेडिकेटेडली करनी है, आंसर्स लिखने हैं, टेस्ट सीरीज लेनी है, सो वट एवर योर डाउट इज यू कैन आस्क अस। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग।